गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 चैप्टर 4 परमाणु संरचना आज हम स्टार्ट करेंगे। परमाणु संरचना में परमाणु के बारे में अब तक आपने पढ़ा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है और इस सबसे छोटे जो कण है परमाणु उसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये बताया किसने? डाल्टन ने। लेकिन आगे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए वैज्ञानिकों ने जिससे ये पता चला कि परमाणु के अंदर भी कण पाए जाते हैं, यानी कि परमाणु जो है वो विभाज्य है और परमाणु के अंदर जो कण पाए जाते हैं उन्हें अपरमाणु कण कहा जाता है। परमाणु के अंदर उपस्थित कणों को क्या कहते हैं? हम अपरमाणु कण। या हम ये कह सकते हैं कि परमाणु जो है वो अपरमाणु कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए हमको ये बताया कि पदार्थ जो होता है वो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यदि आप किसी जैसे सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट करें कि आपने कंघी ली और सूखे बालों में घुमाई और उसके बाद आप उस कंघी को कागज के छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो टुकड़े कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो उनके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसका एक्सप्लेनेशन तभी दिया गया जब ये पता चला कि परमाणु के अंदर जो है वो छोटे छोटे आवेशित कण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इन आवेशित कणों की खोज जो है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने की थी। सबसे पहले जे थॉमसन है, साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन, जिन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में कैथोड किरणों को देखा था। किसको देखा था? कैथोड किरणों को उत्पन्न हुई थी कैथोड किरणें, और ये कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये ऋण आवेशित कणों की बनी होती है और इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो परमाणु के अंदर जो ऋणावेशित कण है उनका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह से गोल्डस्टीन जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो किरणें देखी वो उनको नाम दिया कैनाल किरणें या कैनाल विकिरण भी कह सकते हैं, कैनाल किरणें। और ये किरणें धन आवेशित कणों की बनी होती है और इन्हें नाम दिया गया प्रोटॉन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? जे थॉमसन को। यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, कैनाल किरणें किसे कहते हैं? आप क्या कह सकते हैं? धनावेशित विकिरणें जो होती है, जो धनावेशित कणों की बनी होती है जिसे प्रोटॉन कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैनाल किरणें कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन जो होता है वो उसके बहुत भीतर की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर की तरफ उपस्थित होता है। इसीलिए आप किसी परमाणु में से प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को आप किसी परमाणु में से बाहर निकाल सकते हैं। और एक और बात याद रखनी है कि प्रोटॉन जो होता है उनकी संख्या हमेशा किसी परमाणु में, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए परमाणु क्या होता है? वैद्युत रूप से उदासीन होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा। और यही बात बताई थी जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में। तो अब हम पढ़ेंगे परमाणु के अलग अलग मॉडल जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे। तो सबसे पहले मॉडल जो दिया था अपना परमाणु का वो दिया था जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन का जो मॉडल है इसको हम तरबूज मॉडल से, यहाँ तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं या इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल। अभी मैं बताऊंगी कि इसको क्यों तरबूज मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। जे थॉमसन के मॉडल के दो अभिग्रहित है। पहला है कि जो परमाणु है वो एक समान धन आवेशित गोला है
परमाणु क्या है? एक समान धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें धसे रहते हैं। और अगर आप परिमाण की बात करो तो धन आवेश और ऋण आवेश जो है वो परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने के उतने क्या होते हैं? परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, और इस वजह से परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये कहा था जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन की सेकेंड बात तो सही थी कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, जो इसकी उपलब्धि कही जा सकती है, लेकिन उन्होंने जो ये बात कही थी कि परमाणु जो है उसमें धन आवेश पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है, ये बात गलत सिद्ध हो गई जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो ये इसका कमी है। अगर आपको पूछे जे थॉमसन के जो मॉडल है इसकी कमी क्या है? कमी यह है कि जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु में धन आवेश पूरे परमाणु पर एक समान रूप से वितरित होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। परमाणु के केवल केंद्र में नाभिक होता है और उसके अंदर प्रोटॉन होता है, यानी कि धनावेश जो है वो परमाणु के पूरे परमाणु पर एक समान रूप से वितरित नहीं होकर केवल एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जो किसने सिद्ध किया था? रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में। जो आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसमें ये आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि धन आवेश पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित नहीं होकर परमाणु के अंदर एक बहुत छोटे भाग में भीतर की तरफ होता है, और यहाँ पर प्रोटॉन स्थित होता है जिसे हम धनावेश, जिस पर धनावेशित चार्ज होता है। तो धनावेश बहुत छोटे भाग में केंद्रित है। यहाँ पर देखिए ऋण आवेश जो है उसकी तुलना हम तरबूज मॉडल से करते हैं। इस थॉमसन परमाणु मॉडल की तुलना हम किससे करते हैं? तरबूज मॉडल से करते हैं। तरबूज को अगर आप देखो तो उसमें जो रेड कलर का पार्ट होता है जिसे आप खाते हैं वो किसके समान है? धन आवेश के समान है। रेड पार्ट जो है वो किसके समान है? धन आवेश के समान है। और उसमें जो बीज होते हैं वो किसके समान है? इलेक्ट्रॉन के समान। तो इस तरह का परमाणु का मॉडल होता है। ये किसने बताया था? जे थॉमसन ने। प्लम पुडिंग मॉडल, कि आप पुडिंग बनाते हैं उसके अंदर जो प्लम होते हैं वो किसका काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन का। और जो पूरी पुडिंग है वो किसके समान हो जाएगी? धन आवेश के समान। तो इस तरह से इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो एक एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, और वो एक्सपेरिमेंट है सोने की पन्नी पर उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने एक सोने की पन्नी ली थी, इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने क्या किया? एक सोने की पन्नी ली और उस पन्नी के चारों ओर उन्होंने एक जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ पर्दा रख दिया। क्या रख दिया? जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा रख दिया। अब जिंक सल्फाइड का क्या काम होता है? जिंक सल्फाइड एक स्फुरदीप्त पदार्थ है। क्या है ये? स्फुरदीप्त पदार्थ है। स्फुरदीप्त पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिससे अगर कोई चीज टकराएगी तो चमक उत्पन्न होगी, क्योंकि आप इसमें से जो रेज निकलेगी, किरणें, उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए पीछे क्या रख दिया? स्फुरदीप्त पदार्थ का पर्दा रख दिया। इस पर्दे से जब किरणें टकराएगी तो एक चमक उत्पन्न होगी, तो आपको पता चलेगा किरणों का पथ कि किस रास्ते पर जा रही है किरणें। तो यहां पर रदरफोर्ड ने क्या किया था? सबसे पहले ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड ने क्या किया? यहां पर अल्फा कण का एक सोर्स लिया। क्या लिया? अल्फा कणों का स्रोत लिया, जिसमें से क्या निकलेगी? अल्फा कणें। अब आपको याद रखना है अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। तो इसको 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा कणों का सिंबल क्या होता है? प्रतीक 2He4, यानी कि अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम का नाभिक होता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि नाभिक पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, यानी कि अल्फा कण जो है वो कैसे हैं? धन आवेशित है। तो उन्होंने धन आवेशित अल्फा कणों की बौछार की। किस पर? इस सोने की पन्नी पर।
तो यहाँ पर ये धन आवेशित अल्फा कण जब इस सोने की पन्नी से टकराए तो इन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। ज्यादातर अल्फा कण क्या हो गए? सीधे निकल गए। ये कैसे पता चला? कि जिस डायरेक्शन में गए उसी डायरेक्शन में जाकर ये पर्दे से क्या कर गए? टकरा गए। मतलब ज्यादातर अल्फा कण इसमें से सीधे निकल गए। आप याद रखो, अल्फा कण धनावेशित होते हैं और जो सोने की पन्नी है ये सोने के बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनी है और हर परमाणु के अंदर क्या होगा? एक नाभिक यानी कि धनावेश होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है परमाणु के अंदर धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर ये अल्फा कण प्रतिकर्षित होंगे तो किससे होंगे? जो परमाणु के अंदर धनावेश है उससे होंगे। जो सोने के परमाणु के अंदर धनावेश है उससे क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। लेकिन आप देखिए ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ? कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि वो एक छोटे से भाग में क्या है? केंद्रित है। देखिए ये कैसे पता चला कि ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए? इसका मतलब परमाणु का ज्यादातर भाग कैसा है? रिक्त है। परमाणु का ज्यादातर भाग रिक्त है, क्योंकि देखो इसका द्रव्यमान तो 4 है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो हम क्या मान रहे हैं? नगण्य मान रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो अपने द्रव्यमान से इसको रिपेल कर नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो प्रोटॉन की तुलना में क्या है? बहुत ही कम है, लगभग कैसा है? 0 के बराबर है। तो अगर ये अल्फा कण किसी से टकराएंगे और अपने पथ से विचलित होंगे तो वो क्या होगा? धनावेश होगा, यानी कि प्रोटॉन। तो यहाँ पर क्योंकि अल्फा कण ज्यादातर सीधे निकल गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? रिक्त है। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से क्या हो गए? एक छोटे कोण पर विक्षेपित हो गए। मतलब कि बहुत छोटे छोटे कोण पर क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। इसका मतलब है कि जरूर वो उस धनावेशित पास भाग जो है उसके पास में से गुजरे होंगे, तो वो हल्का सा क्या हो गए? प्रतिकर्षित हो गए और अपने पथ से क्या हो गए? विचलित हो गए। अब फिर उन्होंने देखा कि लगभग 20,000 में से एक कण, 20,000 में से 20,000 अल्फा कण डाले तो उसमें से एक कण जो है वो सीधा 180 डिग्री पर वापस आ गया, इस तरह से लौटकर ऐसे गया और 180 डिग्री पर विक्षेपित हो गया और वापस लौटकर आ गया। ये 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ, लेकिन 20,000 में से केवल एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर विक्षेपित होकर क्या हो गया? वापस लौट आया सोने की पन्नी से। सोचो इतनी पतली पन्नी से भी 20,000 में से एक कण वापस विक्षेपित होकर लौट गया। इसका मतलब वो डायरेक्ट जाकर किससे टकराया होगा? नाभिक से, यानी कि प्रोटॉन से। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन से जाकर सीधा क्या होगा? टकराया होगा और इस तरह से टकराकर प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए, क्योंकि अल्फा कण भी क्या है? हीलियम का नाभिक है। नाभिक और नाभिक आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और वो दोबारा उसी रास्ते पर वापस लौट आता है। तो इस तरह से टकराया और वापस उसी पथ पर लौट आया। इससे ये प्रूव हो गया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कि परमाणु में धन आवेश पूरे परमाणु पर वितरित नहीं होकर परमाणु के एक बहुत ही अति अल्प भाग में केंद्रित होता है, और इस अति अल्प भाग को उन्होंने क्या नाम दिया था? नाभिक नाम दिया था। मतलब प्रोटॉन जो है वो केवल कहाँ स्थित है? परमाणु में, नाभिक में स्थित है, जो परमाणु की तुलना में बहुत छोटा भाग है। तभी तो ऐसा हुआ कि यहां से अल्फा कण गए सीधे चले गए, इधर से गए सीधे चले गए, इधर से गए सीधे चले गए। एकदम इसके पास से गए होंगे तो हल्का सा विचलित हुए, ठीक है, और जो सीधा टकराया होगा वो 180 डिग्री पर वापस आ गया, क्योंकि प्लस धनावेश और धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ आपके दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में नगण्य होता है, इतना कि 0 होता है, तो उसके रिपल्शन का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि प्रोटॉन का प्रोटॉन से पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने किसकी बारे में बताया था? नाभिक के बारे में। और उन्होंने ये बताया था कि परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन नाभिक होता है उसके चारों ओर कक्षाएं होती है वृत्ताकार, जिसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के चारों ओर क्या होती है? वृत्ताकार कक्षाएं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और परमाणु के अंदर धनावेश उसके अति अल्प भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक की त्रिज्या जो है उन्होंने बताई थी लगभग 10⁻⁻15
पिकोमीटर होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 टू पावर -10 पिकोमीटर होती है। ये इतना नाभिक छोटा होता है परमाणु की कंपैरिजन में कि आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि अगर क्रिकेट की छोटी गेंद को आप परमाणु का नाभिक मान लें, तो वो जिस मैदान में खड़ी है उसकी त्रिज्या जो है पड़ी है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के मैदान में, इतने बड़े 5 किलोमीटर की त्रिज्या वाले मैदान में अगर आप एक बॉल रख दो उसके सेंटर में, तो वो उतनी छोटा नाभिक और परमाणु का शेप होता है, यानी कि परमाणु के शेप की तुलना में नाभिक इतना छोटा होता है। तो इस बात से आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ परमाणु की त्रिज्या आपको दे रखी है 10 की घात -10 पिकोमीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात -15 पिकोमीटर। तो ये है रदरफोर्ड का सोने की पन्नी का प्रयोग।